नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाना मेरी शान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग रिगार्डिंग वीडियो। आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है आंसर लिखते वक्त, और आज से ही आपकी तैयारी कैसे आपको उस तरीके से करनी है कि आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकें अपने मेन एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, कुछ बातें होती हैं जो हम एग्ज़ाम के टाइम पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, कुछ बातों का ध्यान हम आज नहीं रखते हैं और फिर हमारी आदत में वो चीज़ नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चलना है, क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर के तहत आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, और कुछ बारीकियाँ बातें हैं, कुछ बहुत बारीक बातें हैं बट उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बातें। तो आज जैसे कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था, पूछा था कि सर आंसर ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर ही आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको एंड तक देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो ही आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए ना कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते प्री में। अगर नॉलेज बेस ही होता तो टॉपर्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते, पर ऐसा नहीं होता है। जनरली जो टॉपर होते हैं उनके नंबर ठीक ठाक आते हैं प्री में, उनके मेंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। दैट इज़ वाई वो लोग टॉप करते हैं। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज़ करती है कि आप कितना अच्छा आंसर आर्टिकुलेट कर सकते हैं, कितने अच्छे आंसर्स आप लिख सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप आंसर्स लिख किस हिसाब से रहे हो। तो आंसर राइटिंग इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, बिल्कुल ही अलग चीज़ है ये। आपको बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना होता है, तभी आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाते हैं। कुछ बातें हैं मैं आपको आज शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चलना है। कुछ कीवर्ड्स, कुछ की पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार करे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा आपको उस तरीके से चलना है। और अगर आपने वो पैटर्न फॉलो कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट कवर करे हुए हैं जो हमें अपनी राइटिंग के दौरान हमें याद रखना है। हमें इन बातों को अच्छे से समझना है कि हमें अपने आंसर्स को कुछ इस तरह फ्रेम करना है कि वो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे, चेक करने वाले के दिमाग में एक अच्छी फीलिंग आए आपका आंसर्स देखते वक्त, उसको लगे कि आपको नॉलेज है, आप इस तरह से चीज़ें बताएं उसको। तो कुछ उसी के लिए मैंने कुछ की वर्ड्स, कुछ की पॉइंट तैयार किए हुए हैं जो मुझे लगते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका आंसर्स बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है वो हमारे पॉइंट। सो हमारा पहला पॉइंट है यूज डायग्राम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, साइकिल डायग्राम। देखिए दोस्तों, आपको डायग्राम वगैरह, आपको अपने आंसर्स को अच्छा दिखाने के लिए आप अपना डायग्राम यूज करें। डायग्राम को बनाएं, ग्राफ्स को बनाएं, पाई चार्ट बना दें जहां पे भी नीड है। जैसे ग्राफ में आपको बताऊं, इकोनॉमी में आप ग्राफ बना सकते हैं कि जैसे इतना डाउनफॉल आया जीडीपी में, इतनी जीडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम इतना इंक्रीज हुआ है। पाई चार्ट बना सकते हैं आप। पाई चार्ट वगैरह आपको ये दिखाने में, ये शो करने में आपको फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप दिखा सकते हैं कि इतनी परसेंट लिटरेसी है, 20% लिटरेसी है, 30% आपका कहीं पे माल न्यूट्रिशन है। तो कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, कोई डाटा दिखाने के लिए आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हो। साइकिल डायग्राम वही कि आप किसी भी चीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिखाना चाहते हो कि हाँ ये एरो एरो बता बता के कि भाई ठीक है, ये एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है आपका। तो उस तरीके से चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो चेक करके दिमाग में एक फीलिंग आती है कि आपको नॉलेज है, आप उस चीज़ को पिक्टोरियल वे में डिलीवर कर रहे हो। तो डायग्राम्स का यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस और ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो इन चीज़ों का। प्लस हिस्ट्री में भी आप, जैसे कि मैप्स वगैरह होते हैं, तो मैप्स में भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें बता करके कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे क्या चीज़ लाई करती है, उसको आप हाईलाइट कर दें, बता दें, तो वो चीज़ अच्छी दिखती है, प्रेजेंटेबल लगती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अंडरलाइन कीवर्ड्स। दोस्तों, कीवर्ड से मेरा मतलब है कि जैसे आप कोई आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें आप टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, आप उन्हें हाईलाइट करें, आप उन्हें अंडरलाइन करें जहां भी पॉसिबल है, ताकि चेकर को आप अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को देखे। आप उसे मजबूर कर सकते हैं अपने शब्दों को हाईलाइट करके दिखाने के लिए। बट आप एक बात का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर आप जो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं
उसमें आप पहले 100% श्योर हो तभी हाईलाइट करें। ऐसी कोई भी डेटा, ऐसी कोई भी चीज़ हाईलाइट ना करें जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, अदरवाइज इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपने कोई गलत चीज़ हाईलाइट कर दी तो चेकर समझेगा कि आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। इसलिए आप इस बात का बेहद खास तौर पर ध्यान रखें। तो आप कीवर्ड्स कैसे, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी का कोई आंसर लिख रहे हैं, आप आर्टिकल 61 के बारे में लिख रहे हैं, तो इम्पीचमेंट वर्ड, ऐसे वर्ड जो है आपको अंडरलाइन करने हैं। इम्पीचमेंट हो गया। अगर आप रिट्स की बात करें तो जैसे क्वो वारंटो है, शेशियोररी है, प्रोहिबिशन है, आप ऐसे वर्ड अंडरलाइन करें। मोशन, एडजर्न मोशन, है ना। और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं हर सब्जेक्ट में। कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन्हें आप यूज़ करें तो आप अंडरलाइन ज़रूर करें। आपको दिखाना है कि आपने कितने अच्छे से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कीवर्ड्स को तो आप लोग हाईलाइट करना ही करना है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सब हेडिंग। देखिए, सब हेडिंग के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे मान लीजिए आप औरंगजेब के बारे में लिख रहे हैं, तो उसकी क्या रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी, कितने वॉर उसने फाइट किए, तो उसकी सब हेडिंग करके अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि उसकी पॉलिसीज़ बताइए। औरंगजेब की अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन करें। आप कीवर्ड्स को, जो भी आपकी सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसे हाईलाइट करके बताएं कि आप इस बारे में अब लिखने वाले हैं, ताकि चेकर को पता होगा कि आप अब जो आपने सब हेडिंग दी है उसको आप डिफाइन करेंगे, उसको आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे उसके बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए, राइटिंग इज ऑल अबाउट इंप्रेशन, इम्पैक्ट। आप कैसे लिखते हैं, किस तरीके से आप चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए राइटिंग में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है सीक्वेंस। देखिए, एमपीपीएससी में क्या है कि 3 मार्क्स के 6 और 15 के क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। अब 1A से लेके 15 आप लगा लो, वहाँ तक होते हैं। फिर 2 के होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सीक्वेंस मिस नहीं करना है। उससे क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस मिस कर देते हैं तो चेकर को आपके आंसर्स को ढूंढने में कि आपने कहाँ लिखा है उसको प्रॉब्लम होगी। आप वो अगर कंफ्यूज हो गया कि इसने ए यहाँ लिखा है, बी वहाँ लिखा है, ए का सी यहाँ लिखा है, तो वो जितना परेशान होगा ना, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, वो जितना परेशान होगा ना उतने नंबर काटेगा आपके ऊपर। फिर वो थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि आपने एक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, सही तरीके से लिखा नहीं है। तो इस बात का आप खासतौर पर ध्यान रखें कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। आपको नहीं आ रहा है अभी आंसर, आप उसके लिए उतनी लाइन छोड़ दें, उतना स्पेस छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाएं। बट ऐसा नहीं कि आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हो उसको बाद में कर रहे हो, ये मत करिएगा। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है और आज से ही आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको, ये मेंस का पेपर होने वाला है आपका 1 हफ्ते बाद, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप जब आज फॉलो नहीं करेंगे, आज बिल्ड नहीं करेंगे, तो कल वहाँ पर ऐसा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी आदत में जब तक कोई चीज़ नहीं आती है ना, तब तक हम उन चीज़ों को नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते। आपकी आदत अगर नहीं है डायग्राम बनाने की, आपकी आदत नहीं है अंडरलाइन करने की कीवर्ड्स को, तो आप वहाँ पे भी नहीं करोगे। तो आपकी आदत में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और देखिए, मैंने आगे एक वर्ड लिखा है मैंडेटरी। तो मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 6 नंबर के और 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और आपको कंक्लूजन भी लिखना है। 6 वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, 1-2 में आप ना लिखो चलेगा। जिन क्वेश्चन में नीड नहीं है आप वहाँ स्किप कर सकते हो, बट आपको मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना ही है, 6 नंबर वालों में, और 15 में तो सब में ही लिखना है। तो मैंडेटरी चीज़ है ये। अब देखिए क्या लिखना है वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल राइट आप बताइए, तो उसके बारे में आप उसकी थोड़ी डेफिनेशन बता दें कि ये हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, बता दें कितने हैं, है ना। उसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ रिट्स प्रोवाइड करे गए हैं। आर्टिकल 32 और 226 आर्टिकल में इनकी बात करी गई है। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो हिस्ट्री में आप कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दें इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन का, तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही है। प्लस कंक्लूजन में आप क्या लिखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंक्लूजन होपफुल लिखना है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है। प्रोवाइडेड कि आपको अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें गलत लग रही हैं सिस्टम में, तो आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मीन्स आपको अपने आंसर्स को पॉजिटिवली लिखना है। कंक्लूजन जो है आपका
वो पॉजिटिव रहना चाहिए। उसमें आप अपना ओपिनियन नहीं बताइएगा बिल्कुल भी कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको एक बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो आपको ओपिनियन नहीं देना है, आपको उस पर रिड्रेसल मैकेनिज्म बताना है। आपको बताना है कि आप इस चीज़ को ठीक कैसे करेंगे। ओपिनियन तो क्या होता है कि आप डिप्लोमेट नहीं है, आप एक सिविल सर्वेंट हैं। आपको उस चीज़ को ठीक करने के तरीके बताने हैं, क्या मेजर्स लेने हैं, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको वो सब चीज़ें बतानी है। तो होपफुल, ध्यान रखें, होपफुल रहना है, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म कर भी रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि हमारा देश तो बर्बाद है, हमारे देश में तो हमारे देश की गवर्नमेंट तो बिक गई है, यहाँ पे सब करप्ट है, सारे के सारे लोग करप्ट हैं, यहाँ पे सब पैसे से काम होता है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, सब बर्बाद है। ऐसे नहीं लिखना है, बहुत खराब लगता है पढ़ने में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, आपको बताना है कि आप चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। और कंक्लूजन बिल्कुल ज़रूरी है। लार्जर इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं, वाइडर पिक्चर पे देख के आप उसे और वैसा कंक्लूजन लिखें। जैसे एक अप्रोच होती है एथिक्स में, एक थ्योरी होती है यूटिलिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है कि आप ज़्यादा, जो एक वाइड लोगों को, एक ज़्यादा लोगों को जो चीज़ बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट देती है, वो आपके लिए एथिकली करेक्ट होती है। एथिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। तो उसी हिसाब से आपको कंक्लूजन भी लिखना है कि वाइडर पिक्चर में वो चीज़ लोगों के, ज़्यादा लोगों के फायदे वाली हो, और एक नेशनल इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में वो चीज़ काम कर रही हो। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डू नॉट ओवर राइट। देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन से मेरी पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा ज़ुकाम हो गया है। तो आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी थोड़ा जनरली गर्मी वगैरह हो रही थी, फिर एकदम से पानी वानी गिरने लग गया। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है, कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उस बात का ध्यान रखें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डू नॉट ओवर राइट। आपको अपने आंसर्स में ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वो बहुत ही गंदा, बहुत ही मेसी लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा, अभिषेक, है ना, तो आपको इसमें ऐसे गोदा गादी नहीं करनी है, आपको कुछ भी ऐसे लिखना नहीं है। सिंपल से एक लाइन में ऐसे कट करें, ये राइट तरीका है। एक कट मार दें सीधे से, और फिर बाद में आगे लिखें, एक लाइन छोड़ दें या जो भी है, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। लेकिन आपको उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, वो बहुत ही मेसी और बहुत ही ख़राब लगता है, और यकीन माने नंबर कटते हैं इसमें। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ओवर राइटिंग करके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। नंबर तो कटते ही कटते हैं। हमारा अगला पॉइंट है राइट बुलेट पॉइंट नॉट पैराग्राफ। तो आप ये बात ध्यान रखें कि देखिए, पैराग्राफ आप खुद ही जानते हैं बातें, कि जैसे मान लीजिए कोई बुक है, अगर उसमें पैराग्राफ वाइज चीज़ें होती हैं तो आपको पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, आपको बोरिंग लगता है, आपको लगता है कि अरे यार क्या पढ़ना पड़ रहा है। बट अगर वही चीज़ पॉइंट्स में होती है, बुलेट पॉइंट में होती है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको ईजी भी लगता है, और पढ़ने में आपको मज़ा भी आता है। तो उसी तरह आप चीज़ें समझिए कि चेकर का भी वैसे ही मेंटालिटी होती है। तो आप बुलेट पॉइंट में लिखें। पैराग्राफ में देखिए ऐसे लिखे जाते हैं, जो ऐसे वगैरह आपका जो पेपर है उसमें आप पैराग्राफ में लिखिएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे आप बुलेट पॉइंट में ज़्यादा प्रेफर करें। 1-2 लाइन आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वो चलेगा, बट पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, कि आपने 15-20 लाइन पैराग्राफ में लिख दी और पढ़ने वाले का दिमाग खराब हो गया, तो फिर नंबर भी वैसे ही देगा वो, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है हमारा कीवर्ड फ्रेजेस। देखिए कीवर्ड क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन करना है, पहले हमारा पॉइंट कवर हो चुका है। तो वही चीज़ है कि कीवर्ड डालने हैं पहले, तो फिर इसको अंडरलाइन भी करना है। ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। कीवर्ड्स, आप अच्छे अच्छे वर्ड, देखिए आप बुक्स पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि स्टैंडर्ड बुक से आपको एक फ़ायदा होता है कि आपकी तैयारी में आपको एक एक अच्छा लेवल मिलता है। आप अच्छे अच्छे वर्ड सीखते हो, आप टेक्निकलिटीज़ जानते हो एग्जाम्स की, आप अच्छी राइटिंग जानते हो, आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे, मैंने बताया था। तो आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आप वो डालें, उसको प्लस अंडरलाइन कर दें, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, चेकर को लगता है कि आपने अच्छे सोर्सेज से पढ़ा हुआ है। और फ्रेजेस क्या है, मतलब इसका मतलब होता है वाक्यांश। आप वाक्यांश वगैरह लिखें। थोड़ा सा आप कोट वगैरह भी लिख सकते हैं आंसर्स में अपने, एथिक्स में डाल सकते हैं कोट्स वगैरह। जैसे कि एक कोट है आपका, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से आप किसी भी चीज़ में ऐसे लिख सकते हैं कोट करके, और उनके बारे में लिख दें कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो चेकर को लगता है कि आपने अच्छे सोर्सेज से पढ़ा है, आपको नॉलेज है, आप जानते हैं चीज़ों के बारे में। कोट ज़रूर लिखें, 10-15 याद कर लें,
ओवरऑल आपके एग्जाम्स में आप कहीं ना कहीं उसको डाल सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। देखिए हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड लिमिट के हिसाब से होते हैं कि 100 वर्ड में लिखिए, 40 वर्ड में लिखिए, 300 वर्ड में लिखिए। तो आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। देखिए आपको ज़्यादा लिखने से मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलने वाले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मैं 100 वर्ड का पूछा गया है, मैं 100 लिखूंगा तो मुझे 4 ही मिलते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर मुझे 6 चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं 150 लिख देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आप अपना ही लॉस करोगे, आप अपना टाइम ज़ाया कर दोगे उस चीज़ में। तो टाइम बचाना है क्योंकि पेपर पूरा करना है। एक ही जो चीज़, एक जो कहता है ना कि एक चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। जो इसका तोड़ है अटेम्प्ट निकालने का, पेपर निकालने के जो तोड़ कहते हैं वो ये है कि पहले तो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको टाइम और स्पीड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप वर्ड लिमिट ही ज़्यादा लिख दोगे, जहाँ नेसेसरी है भी नहीं वहाँ ज़्यादा लिखोगे, तो आपका टाइम ख़राब होगा और कुछ नंबर कुछ नहीं मिलने वाला आपको ज़्यादा। तो ये बात ध्यान रखें, जितनी लिमिट है उतना ही लिखना है। अब आइए कुछ और बातें हैं जो मुझे लगती है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए वो भी देख लेते हैं क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप इसकी फ़ोटो वोटो जो भी आपको करना हो, आपको लिखना हो आप लिख लें, है ना, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये आपके थ्रू आउट आपको हेल्प करेंगी। आप इस तरीके से अगर सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और चेक करने वाले को भी लगेगा कि आपने वायर बहुत मेहनत करी है। तो आइए हम देखते हैं अगला। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी राइटिंग में जब आप इन सब चीज़ों को इंसर्ट करते हो तो आपके आंसर्स की यूनिकनेस बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, इन पॉइंट को अगर आप अपने आंसर्स में डालते हो, तो आपके आंसर्स बहुत ही अलग लगते हैं, बहुत ही डिफरेंट लगते हैं बाकी लोगों से। और जब भी आपके आंसर्स बाकी लोगों से डिफरेंट लगते हैं ना दोस्तों, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। चेकर के पास बहुत तरह की कॉपी आती है और सब में सेम सेम चीज़ें देखकर ना वो थोड़ा सा एक टाइप का फील आने लग जाता है उसको। बट अगर आपने कुछ डिफरेंट लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है, जैसे मान लीजिए हम कभी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हम कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, तो हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वाह यार कितना अच्छा आर्टिकल है, कितना अच्छा ब्लॉग है। तो उस तरह की चीज़ें आप चेकर को डालें, उसको पढ़ के मज़ा आ जाए, आप ऐसा आंसर लिखें। और आप इन बातों का ध्यान रखें। देखिए जैसे हमारा पहला पॉइंट है स्कीम्स, कमिटी, रिकमेंडेशन, तो इस तरह की चीज़ें डालें। आप अपने आंसर्स में कुछ स्कीम्स वगैरह डालें लिखते वक्त, जो भी नई स्कीम्स हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका आया चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, तो उस पर जैसे खोया पाया स्कीम थी बच्चों को ढूंढने के लिए, उस तरह की स्कीम्स डालें। कमिटी रिकमेंडेशन है, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात चल रही हो तो सी रंगराजन ने कुछ उस पर टैक्स रिफॉर्म बताए थे, तो उस तरह की चीज़ें डालें। कोई नई कमिटी रिकमेंडेशन आई है पॉलिटी में अपने अमेंडमेंट को लेके, जो अभी अपना सीएबी चल रहा था, बहुत सारे बिल वगैरह जो अभी आए थे आपके एनआरसी वगैरह, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, अपडेट रहें। तो वो आप चीज़ें डालेंगे तो आपकी नॉलेज का लेवल पता चलता है। उसके बाद आप डायमेंशन खोलें। जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो पुराने जैसे एंशंट में या फिर आपका मॉडर्न में क्या क्या सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो उन सब डायमेंशन को खोलेंगे तो आपके आंसर में डाइवर्सिटी दिखती है। चेकर को लगता है कि आपने डाइवर्स तरीके से अपनी टॉपिक को पढ़ा है, आपको नॉलेज है इन सारी चीज़ों की। उसके बाद करंट अफेयर से तो आपको लिंक करना आना ही चाहिए अपना आंसर, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि करंट की मैगजीन जो आती हैं वो आप पढ़ें, हर सब्जेक्ट की स्टैटिक की आती हैं करंट अपडेशन के साथ, तो वो आप अपने आंसर्स में लिंक करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, डिफरेंट लगता है, यूनिकनेस आती है आपके आंसर्स में और नॉलेज पता चलता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं। ये आपको तीनों बातों ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें ध्यान रखना। स्कीम, कमिटी रिकमेंडेशन, डायमेंशंस खोलते आपको आने चाहिए क्वेश्चन के। करंट अफेयर को लिंक करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट जो है राइटिंग में आपको कैसे लिखना है, 6 और 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखना है। पहले आपको इंट्रो बताना है, 2-3 लाइन में आप डेफिनेशन या फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह लिखें, वो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आपकी बॉडी है तो उस आंसर्स की बॉडी जो है वो लिखनी है आपको, और हो सके तो उसको बुलेट पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ में ज़्यादा ना करें क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, और चेकर को बोरिंग लगेगा तो फिर मार्क्स भी आप समझ रहे हो कैसे मिलने वाले हैं आपको। तो बुलेट पॉइंट में लिखें जितना ज़्यादा हो सके।
उसके बाद कंक्लूजन आपको डालना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कंक्लूजन आपको कैसा लिखना है, होपफुल पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है। आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप रिड्रेसल मैकेनिज्म के साथ चीज़ों को जोड़ें, ना कि अपना ओपिनियन ज़्यादा दें। ओपिनियन दे सकते हैं, कहीं कहीं आपको ओपिनियन भी ज़रूरी होगा, मैटर करेगा, वो आप दें, बट ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको मैकेनिज्म के साथ जोड़ें। आप अपना एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बताएं कि इसको आप इसका निवारण कैसे करेंगे, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप इन बातों को अच्छे से और सीरियसली लें इन बातों को, और आज से ही इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस शुरू कर दें। क्योंकि अंत में क्या होता है, जब वक्त कम बचता है तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हो, आपका ध्यान इन सब चीज़ों पे जाता ही नहीं है, और जब आप एंड में इन सब चीज़ों पे ध्यान अगर लगाओगे भी तो भी आप नहीं कर पाओगे। और ये बातें आपको टाइम के साथ आप ग्रो करते हो, एक प्रोसेस है कि आप टाइम के साथ ही ग्रो करोगे। जब इन बातों को आप आज अप्लाई करोगे तब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। बहुत बारीक चीज़ें, अंडरलाइन करना, सब हेडिंग डालना। अगर आपको, देखिए आज का वीडियो हम यहीं पर रैपअप करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरा चैनल अभी देख रहे होंगे बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपके डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूंगा, क्वेश्चन के, आपकी क्वेरीज के आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।